Class 12 Business Studies Chapter 2nd. Topic is Fayose Principles of Management. In the development of classical school of management thought, Fayose administrative theory provides an important link. While Taylor succeeded in revitalizing the working of factory shop floor in terms of devising the best method, fair days work, differential piece rate system, and functional foremanship, Henry Fayol explained what amounts to a manager's work and what principles should be followed in doing this work. अब देखिए इसमें हेनरी फयोल जी ने ये बताया है कि किस अमाउंट में मैनेजर्स को वर्क करना चाहिए और कौन से प्रिंसिपल्स को अपने वर्क करने में उनको अडॉप्ट करना चाहिए. इफ वर्कर्स एफिशिएंसी मैटर्ड इन द फैक्ट्री सिस्टम, सो डज द मैनेजरियल एफिशिएंसी. फयोल्स contribution must be interpreted in terms of impact that his writings had a hand and continue to have improvement in managerial efficiency. हेनरी फयोल जो थे उनका बर्थ 1841 में हुआ और वो उनकी डेथ 1925 में हुआ. वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट के थ्योरी उन्होंने लाई थी. वो एक कह सकते हैं हम कि फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे वो, जिन्होंने बहुत सारे थ्योरीज लाई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, लेबर के लिए. वो सब लाई थी 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, स्टार्टिंग में. उन्होंने ग्रेजुएशन किया था मैनिंग एकेडमी ऑफ सेंट इटीनी 1860 में. उन्होंने किया था मैनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन. और उसके बाद उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया 19 ईयर पे एक माइनिंग कंपनी में जिसका नाम था कॉम्पैग्नी दी कमेंट्री फॉर चैम्बियन डी केजी विली, अल्टीमेटली एक्टिंग एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर. और वहाँ पे वो उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए 1888 से 1918 तक. उनकी थ्योरीज जो थी, हिज थ्योरीज डील विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज दैट हैज़ टू कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट. और उनकी जो थ्योरीज थी वो इस चीज़ में मदद करनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थे वो ठीक से आने लगे कम्पिटिटिव मार्केट में. फयोल्स वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग. और उन्होंने 4 फंक्शंस प्लानिंग के अडॉप्ट किए, मतलब मैनेजमेंट के अडॉप्ट किए. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. और फयोल के अकॉर्डिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू. और फयोल जी ने कहा कि सारे एक्टिविटीज़ को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल. इन सब पार्टों में डिवाइड किया गया है. और उन्होंने क्वालिटीज़ भी बताई है मैनेजर्स के लिए. फिजिकल, मोरल, एजुकेशनल क्वालिटीज़, नॉलेज और एक्सपीरियंस भी उन्होंने बताया है. और उनका बिलीव था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो हेल्प कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो उसके लिए. और उनके जो खुद के एक्सपीरियंस थे उसके हिसाब से उन्होंने अपने खुद के कंसेप्ट बनाए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. वो 14 प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के जो उन्होंने डेवलप किए थे. उसको डिस्कस किया गया है उनकी बुक में जो कि पब्लिश हुई थी 1917 में, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली इट जनरल. और वो इंग्लिश में पब्लिश हुई थी एज जर्नल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. उसको पब्लिश किया गया था 1949 में. एंड वो फाउंडेशनल वर्क के लिए मैनेजमेंट थ्योरी में बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन था. फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. और इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा गया. जो इनके 14 प्रिंसिपल्स थे वो डिवीजन ऑफ वर्क था. इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि वर्क को कैसे डिवाइड किया जाए. इसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मतलब कि कितनी अथॉरिटी दी जाए और कितनी जिम्मेदारी दी जाए. अथॉरिटी मतलब कितना पावर दिया जाए, कितना काम वो कर सकें और उसकी जिम्मेदारी. उसके बाद आता है थर्ड हमारा डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में काम करना चाहिए एम्प्लॉयर्स से, क्या क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें था. फोर्थ हमारा यूनिटी ऑफ कमांड. अकॉर्डिंग टू फयाल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉई. हर एक एम्प्लॉय के लिए एक कोई
स्पेशल बॉस होना चाहिए। अगर कोई भी एम्प्लॉय 2 अपने ऑफिसर से ऑर्डर पा रहा है तो इससे क्या होगा, प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड का, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको तोड़ा जा रहा है। तो ये चीज़ इसमें इन्होंने कहा था पूरी चीज़। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू। अब ये क्या है इसमें, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये चीज़ देखा जाए कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे जो यूनिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो सब एक ही ऑब्जेक्टिव को लेके चलें, एक ही उद्देश्य को लेके चलें और उसी पे फोकस करें। इसका आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो अपना खुद का इंटरेस्ट है, उसको एक जनरल इंटरेस्ट में लाने के लिए, कि जैसे ऐसा ना हो कि हर किसी का अपना अलग अलग गोल हो, जो सबका कंबाइन एक ही तरह का गोल हो। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फयाल। फयाल जी ने यही कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। एवरी वर्कर हैज़ सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन कंपनी, और हर वर्कर का अपना एक उद्देश्य होता है कि क्यों वो कंपनी में काम कर रहा है। अगर एग्जाम्पल है, मानिए कंपनी वुड वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय एट अ कम्पिटिटिव कॉस्ट। अगर कंपनी चाहती है कि उसको मैक्सिमम आउटपुट मिले और उसको कम्पिटिटिव सैलरी भी एम्प्लॉय को मिले, तो क्या होगा, अदर हैंड पे क्या होगा, अदर उस पर एन एम्प्लॉय में वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी, तो एम्प्लॉय भी चाहेगा कि उसको ज़्यादा ज़्यादा सैलरी मिले और काम भी कम करना पड़े। एक अदर सिचुएशन में क्या होगा, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय होगा वो कंसेशन भी मान सकता है, विच इज़ नॉट एडमिसाइबल टू एनी अदर एम्प्लॉय लाइक वर्किंग फॉर लेस टाइम। जो अदर किसी एम्प्लॉय के ऐसा भी एम्प्लॉय होगा जो वो ना मांग रहा हो। तो ये सब चीज़ क्या है कि इन सब चीज़, इसका मतलब ये है कि इसमें ये चीज़ें हैं, किसी भी पर्सनल इंटरेस्ट को लेते हुए अगर काम किया जाएगा तो उसको ऐसा करना है कि अगर किसी एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी पूरा होता जाए, साथ में हमारे कंपनी का भी उद्देश्य पूरा होता जाए। तो इस तरीके से काम होना चाहिए। इसके बाद आता है 7, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन, जो उनको रिटर्न मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को काम करने के बदले में, वो ठीक से मिलना चाहिए। 8 है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक सेंटर में एक साथ हो जाती है उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और वेयर एज इट्स डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और जब डिसीजन मेकिंग कई हाथों में हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके बाद हमारा 9th है स्केलर चेन। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स एंड सब ऑर्डिनेट्स द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू। अब ये क्या होगा, एक लाइन जैसे हायर से स्मॉलर पे चले आएंगे तो एक लाइन बन रही है तो इसको बोलेंगे स्केलर चेन। जैसे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ, मतलब एक लाइन में। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फयाल पीपल एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट appropriate time for maximum efficiency. The principle of order states that a place for everything, everyone and everything is in its own place. Essentially it means orderliness. If there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no hindrance in the activities of business and factory. ये चीज़ में कहा गया है कि सब चीज़ों के लिए एक जगह बनाई गई, एक प्लेस बनाई गई और सबको अपने प्लेस पर रहना चाहिए, हर चीज़ को अपने प्लेस में होना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई आपस में एक दूसरे से हिंडर्स नहीं होगा, कोई रोक नहीं पड़ेगी। 11th आ गया हमारा इक्विटी, मतलब कि इक्वलिटी होनी चाहिए। इसके बाद हमारा 12th आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू फयाल पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगोरियस procedure, but once elected they should be kept at their post position for a minimum fixed tenure. They should have stability of tenure. They should be given reasonable time to show results. Any addition in this regard will create instability, insecurity among employees. They would tend to leave the organization. Recruitment, selection
and training cost will be high. So stability in tenure of personnel is good for the business. मतलब स्टेबिलिटी गुड होनी चाहिए. हमारा 13th है इनिशिएटिव. वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग फॉर ऑल. Initiative means taking the first step with self-motivation. It is thinking out and executing the plan. It is one of the traits of the intelligent person. Initiative should be encouraged, but if does not mean going against the established practices of the company for the sake of being different. A good company should have an employee suggestion system whereby initiative suggestions will be result in substantial cost, time reduction should be rewarded. क्या होता है, इनिशिएटिव भी लेना चाहिए. मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनको एनकरेज करना चाहिए और इस तरीके से प्लान को भी इम्प्रूव करना चाहिए. स्पिरिट द कॉज. मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग एम्प्लॉयज. अब स्पिरिट द कॉज मतलब कि एक टीम स्पिरिट बना के रखना. यूनिटी मतलब होता है कि एकता रखना, और हार्मोनी मतलब लोगों में आपस में कोई मन में कोई बात ना हो, कोई हार्मोनी रहे, प्यार सम्मान रहे आपस में, ये चीज़ कहा गया है. तो इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, ये क्या है पूरा टॉपिक.